मैंने तो 18 ने कभी नहीं करा, फिर तारीख आप बताओ 25 तारीख ने करा। उनका भाई अभी या तो बताओ 18 तारीख ने क्यों नहीं करा, 18 तारीख में बारिश आई और सचमुच में उस 18 तारीख को बारिश आई। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको तो ये सब आइडिया है, लेकिन अब ज्योतिषी भी ये इस बात को उतारे कि किस तरह से हमारे सावे जो है निर्विघ्न हो, इसके लिए आप लोगों को प्रयास करें। अच्छी बात आदरणीय मेडल साहब ने बताई है। हमारे ज्योतिषीय गणना के अंतर्गत मेघमाला नाम का एक ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र में कब बरसात होगी और जब 8 माह पूर्व जो किस क्षेत्र से वो गर्भ प्रस्थान कर रहे हैं और वो परिपक्व होकर के कब पहुंचेंगे और कब उस क्षेत्र में बरसात होगी, उन परिपाटी को ध्यान में रखते हुए ये किया जाए, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी शास्त्र ने एक बात कही है कि ज्योतिष के अंतर्गत जो मुहूर्त है महर्षि वशिष्ठ जी ने भी निकाला था। मैं श्री दिनेश जी माली साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ। में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे परम सम्माननीय आदरणीय जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान रहे, जिन्होंने ऐसी प्रतिभा, जिन्होंने उदयपुर के अंदर एक ऐसा उदाहरण जो संयुक्त परिवार के रूप में जो सबसे पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरिणा देवाय तस्मै नमः। कर्णावती को हम कैसे भूल सकते, लेकिन क्या वो पगड़ी पहनकर ज्वाला में गई थी? वो चुनरी और चुनरी की परंपरा हमारे व्यवहार से बेहतर कोई नहीं जान सकता, और इसलिए हमको इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर किसी को बुरा लगता हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये परंपरा की बात है और इसको हम लोग अपनाएं तो बहुत अच्छा, बहुत काम करते हैं। मैं उनको छेड़ता इसलिए रहता हूँ कि आपने देखा होगा आजकल सावों में ही बारिश होती है, तो मुहूर्त निकालने का मतलब नहीं रहा, क्योंकि जब गुण मिल जाते हैं, जब सब कुछ मिल जाता है, परिवार मिल जाते हैं, तय हो जाती है शादी, फिर उसके लिए मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त इसलिए निकालते हैं कि निर्विघ्न वो शादी हो। तो जब निर्विघ्न शादी हो उसके लिए मुहूर्त भी निर्विघ्न निकलना चाहिए। तो आप सब ज्योतिषी हैं, आप सबको मेरा निवेदन है कि उस परंपरा को वापस चालू करें। मैं एक हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है उदय सिंह शिशु, उनके घर पे बैठा था, तो उनकी बेटी की शादी की डेट तय करी थी। पंडित जी बैठे थे, उनका गई भी बैठे थे। उन्होंने कोई 18 तारीख तय कर ली। उनके पिता वहां से निकल रहे थे, व्रत थे, उन्होंने कहा कई तारीख तय की नहीं भाई, 18 नहीं करा। तो यह माना जाता है कि चंद्रमा के नक्षत्रों के आधार पर वो हुआ करता है, और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। और एक अवधारणा यह भी है कि मन मिले तो सब मिले, और इस मिलावट का दूसरा कारण शनि भी तो देख रहा सातवें घर को, ये शनि के साथ संतान बदल आएगा ना, तो संतान मंगल देखता है। देखिए इसमें मैं आपको कुछ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो बना हुआ है सूर्य चंद्र मंगल, तो ये जो है सर के सॉफ्टवेयर से बना हुआ है, ध्यान रखिए बात का, एस्ट्रो एनर्जी सॉफ्टवेयर से बना हुआ है। और ये जो सूर्य की जो पावर बताया था ना, उसी से वहां से बना है। तो आपने साधना जो मेडल है
सूर्य की तुलना यहाँ 96 और यहाँ सूर्य 87.1, चंद्रमा यहाँ देखिए 48 है, यहाँ 53.3 है, मंगल 52.2 और मंगल यहाँ पर 56.81 है। तो आपने घर की कुंडली इसका जो गुरु कमजोर होने के कारण इसमें व्यावहारिकता नाम की कोई चीज नहीं है। और जब गुरु कमजोर हो जाता है तो उसके अंदर पाखंडीपन आ जाता है, झूठ आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, आडंबर आ जाता है। और गुरु पर है सर वो 48.8%, वो परसेंटेज में कुंडली में गुरु है नहीं। कुंडली में गुरु है ना, वो गलती से रह गया, गुरु लग्न में सर कुंडली में गुरु लग्न में, लड़की की कुंडली में गुरु लग्न में, वो लिखने से रह गया। लग्न में होते हुए भी वो उसकी पावर जो है वो बहुत कम है। पावर बहुत कम होने के कारण इसके अंदर व्यावहारिकता नाम की कोई चीज नहीं है, उसमें आडंबर आ गया है, पाखंडीपन आ गया है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो लड़की की कुंडली में जो शुक्र है वो सप्तम भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में आता है। छठे भाव में आने के कारण उसके अंदर विलासिता, केवल विलासिता और मात्र विलासिता, उसकी अपेक्षा ये रहती है कि उसका जो पति है वो इंजीनियर है, वो विदेशों में जाता है, तो जितनी बार भी वो विदेश में ड्यूटी पे जाए उतनी बार उसको ले जाए, और अगर वो नहीं ले जाता है तो उस बात से भी उसको टेंशन है कि वो मुझे साथ घुमाता क्यों नहीं है, वो अपने नौकरी के लिए जा रहा है। तो आप देखो इससे इतना शुभ पावरफुल होने के बावजूद भी इन दोनों का मिलाप नहीं हो रहा, जबकि कुंडली में 28 गुण मिले हुए हैं। उसके बाद में हम देखो शनि, जो लड़के का जो शनि है वो 71% है, पंचम भाव में बैठा है, और लड़की का जो शनि वो 45.6% है। 45.6% होने के बाद भी वो बारहवें भाव पे जाने के कारण नियंत्रण करता होने के बावजूद भी वो नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, कोई बात नहीं है, वो नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, और ये कुंडली बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं बन रही है। जबकि पंडित जी ने बोला 28 गुण मिले, बहुत अच्छे से आप कर लो, लेकिन इस कुंडली में, और अभी आपको क्या बताऊँ, इसकी बहुत विस्फोटक परिस्थिति में ये दंपति पहुंच चुके हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, महिला पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, और इनकी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय, जबकि इनके गुण 28 गुण है। तो इसके अंदर हो जाता है, तभी विवाह होते हैं। तो ऐसी अवस्था में सिर्फ एक चंद्रमा के नक्षत्रों के आधार पर गुण मिलान करना मैं उसको उपयुक्त नहीं समझती हूँ। तो मेरे से पहले जिन भी वक्ताओं ने ये बताया कि कुंडली के अंदर अपना सप्तम भाव देखिए, अपना सौभाग्य देखिए, पंचम भाव देखिए, लग्न देखिए, दशम भाव देखिए, इन सबको देखने का तो इसके आयाम को ही महत्वपूर्ण समझे, न कि कुंडली में 28 गुण मिले हैं, 26 गुण मिले हैं और आप उसको विवाह के लिए उपयुक्त बता रहे हैं। जबकि न तो पति पत्नी में कोई सामंजस्य होता है, न कोई समरसता होती है, लेकिन हम एक विवाह में बांध देते हैं उनको कि पंडित जी ने कहा कि 26 गुण मिल जाए। पंडित जी ने वो देखा जाता था चंद्रमा के आधार पर, चंद्रमा के नक्षत्रों के आधार पर देखा जाता था, और बचपन में शादी हो जाती थी, लड़की ससुराल चली जाती थी, और वो अपने उस ससुराल न ज्यादा पढ़ पाती थी, न ज्यादा काम काज ज्यादा करती थी, और वो अपने ससुराल की व्यवस्थाओं में ढल जाती थी। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई। उनकी रुचि, उनके व्यवहार, उनके नक्षत्र, उनकी ग्रह स्थिति, मुद्दा सभी को देखते हुए बच्चों का करियर भी डिजाइन करना चाहिए और बच्चों को किस दिशा में डालना है वो भी हमको देखना चाहिए। इस प्रकार मैं सोचती हूँ कि बाल विकास में ज्योतिष का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि मैं 5 सालों से मैं लग्न कुंडली में जो लग्न है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो भावी दंपति का व्यक्तित्व और प्रवृत्ति एक दूसरे के पूरक है या नहीं, बहुत अच्छा होने से आज उनका सफल वैवाहिक जीवन चल रहा है।
जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में मंगल की स्थिति के फलस्वरूप बनने वाला मंगल दोष से हम सभी परिचित हैं। इसे कभी नजरअंदाज नहीं करें। इसके सभी नियम और परिहार को अवश्य लागू करें। मंगल के समान ही सूर्य, शनि, राहु और केतु इसी प्रकार लें, क्योंकि मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर रही हूँ। यहाँ पर वर और कन्या दोनों को समान रूप से आकलन किया जाए। त्रिंशांश लग्न राशि में जिनसे कि उनका वैवाहिक जीवन प्रभावित हुआ, उनका उल्लेख करना चाहूंगी। मंगल और शुक्र की युति लग्न और सप्तम में होने से उनके विवाहित संबंध पाए गए। ऐसा 18 कुंडलियों में देखा गया। ये स्थिति कुंडली के दूसरे भावों में बनने पर विवाह से संबंधित दुष्परिणाम नहीं देखे गए। यहाँ सिर्फ लग्न और सप्तम पर ही इन दोनों ग्रहों का दुष्प्रभाव की बात कर रही हूँ मैं। चंद्र और मंगल की युति भी लग्न, सप्तम या अष्टम में भी 10 कुंडलियों में देखा गया, जहाँ पे भी मानसिक अशांति के फलस्वरूप वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब मिला। मंगल और शुक्र की स्थिति चाहे सप्तमी नहीं, चाहे किसी भी भाव में बनेगी तो 100% नहीं, लेकिन 80% स्थितियों के ऐसे योग निरंतर देखे गए। तो इन स्थितियों में ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मेरा ज्योतिष बंधुओं से विशेष निवेदन यही है कि हमारे गणित के जितने भी ग्रंथ हैं वो तो एक ही हैं, लेकिन फलादेश के लिए विविध प्रकार के हमारे ऋषियों के जो फल हैं, तो सभी का फलादेश विद्वानों को एक जैसा नहीं मिलता। इसके लिए मेरा एक निवेदन है कि फलित करने के लिए हमें अधिक से अधिक आराधना करनी चाहिए। आराधना करने से कुंडली सामने आते ही सतही आपकी अभिप्रेरण शुरू हो जाएगा कि हमें क्या बोलना चाहिए। तो जो आराधना है, और उसमें भी ज्योतिष के लिए पंचांगुली साधना का एक विशेष प्रयोग बताया गया है, इसे भी हमें ध्यान देना चाहिए और उसे हमें करना चाहिए। दूसरी बात, हम ज्योतिषी सभी हैं, नहीं तो आपके राहु खराब है आपको ये करना चाहिए, शनि प्रतिकूल है ये करना चाहिए, लेकिन जो शनि उसके प्रारब्ध के कारण उसको जो प्रतिकूल फल देने वाला है, उसमें आपने अटकाव लगा दिया कि तुम शनि के जप करा लो या शनि की वस्तुओं का दान कर लो, तो वो शनि वहां तो कम इफेक्ट करेगा लेकिन आपको भी प्रभावित करेगा। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि सभी ज्योतिषियों को चाहिए कि प्रातः काल इन 9 ग्रहों के मंत्रों का स्मरण पहले स्वयं कर ले, ताकि दिन भर वो ग्रह हमारे अनुकूल रहे और जिनके लिए हम बताएं उनको भी अनुकूल परिणाम दें। मैं आमंत्रित करता हूँ, जो सिग्नेचर एक ऐसी है, कितने सेंटीमीटर का हमारे हस्ताक्षर होने चाहिए और किस दिशा में जाना चाहिए, कहाँ राउंड अप नीचे होना चाहिए, ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास एक अच्छे देवज्ञ हैं, ईश्वर जी जैन, इनको मैं आमंत्रित करता हूँ। पधारें ईश्वर जी जैन। यहाँ किसी भी प्रकार का हम कोई अतिचार न करते हुए सीधा हमारा विषय है उसी के ऊपर हम सीधे आए, उसी को प्रस्तुत करें। हमारे पास बहुत वक्ता है ताकि सबको लाभ मिले और सबके ज्ञान का परिलाभ सभी को मिल जाए। ईश्वर जी जैन। परम श्रद्धेय गुरु जी, हरीश जी, अखिलेश जी, कल्पना मैडम और सभी वरिष्ठ साथी, उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों का मैं सादर नमस्कार करता हूं। मैं आप सबके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसे हस्तलिपि विज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में ग्राफोलॉजी। अभी शेषवावस्था में है, काफी रिसर्च की जरूरत है, हमें इस पर और मिल करके काम करना होगा। अंत में मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि कोई भी जिज्ञासु अगर इस फील्ड में काम करना चाहें, मैं पूरे मनोयोग से व्यक्तिगत रूप से सहयोग करने को तैयार हूं। जो मेरा अनुभव है 2 दशक का, उस अनुभव का आधार है मैं उन्हें साथ दूंगा। मैं आप आए और हम सब मिलकर काम करें, अनुसंधान करेंगे तो कार्य आगे बढ़ेगा। अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है, भाषण इतना महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता। ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मैं 2 शब्दों में बोला, इससे संक्षेप कर दिया था, इसको समय नहीं था, आगे जाना है इसको, इसलिए मैं 2 बातें नोट कर
आप सबको बताना चाहता हूँ, इसको विशेष ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद। अनुसंधान करेंगे तो कार्य आगे बढ़ेगा। अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है, भाषण इतना महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता। ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मैं 2 शब्द में बोला, इससे संक्षेप कर दिया था, इसको समय नहीं था, आगे जाना है इसको, इसलिए मैं 2 बातें इसमें जोड़कर आप सबको बताना चाहता हूँ, इसको विशेष ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद। है उसका नाव जो बेड के ऊपर खड़ी है, वो नाव उससे संचालित हो रही है। ठीक हम भी ब्रह्मांड के स्पंदनों से संचालित हैं। हर ग्रह इस ब्रह्मांड के स्पंदनों से संचालित है। इसे हर एक का एक टाइम चक्र है, एक कालावधि है, उस कालावधि के अनुसार वो चलता है। उसके अनुसार हमारा जो स्पंदन है वो गर्भकाल है। गर्भ में हम 265 से 280 दिन रहते हैं। ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, घंटा मिनट सेकंड तक ये भिन्न रहता है, और ये स्पंदन उसके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको समझना एक ज्योतिषी के लिए बहुत आवश्यक है। तो हमने पहला वाक्य कहा गया है कि ब्रह्मा के 7 स्पंदनों में से एक स्पंदन में मनुष्य पैदा होता है, बाकी 6 स्पंदनों में बाकी जीव पैदा होता है। इस सिद्धांत को यदि सत्य माना गया है, सत्य प्रूव किया गया है, इसके बारे में मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा। पर इस वाक्य को आप 15-20 मिनट के अंतर में पैदा होते हैं, पर मेरे सामने जन्मति आ जाती है 1 मिनट के अंतर में दोनों पैदा हो गए। मैं कह देता हूँ भाई सीजरियन है, हो नहीं सकता, संभव नहीं। तो पहला उत्तर तो मैंने उनको दे दिया है, संक्षेप में दिया है। तो दूसरे वाले का जो उत्तर है थोड़ा लंबा है, वो भी बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि ग्रहों के प्रभाव आ रहे हैं, इस समय ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, ये इस समय कोई लगती सारे पितृ इसके अंतर्गत होते हैं। इसके पश्चात अनिलायन हो, अनिल इसमें अंतर्गत वायु का रूप इसमें होता है, और यमायन हो, यम वो भी जो पवित्र के अंदर होता है, और विश्व के जितने भी देवी देवता है वो उस पवित्र के अंतर्गत होती है। और जो ग्रंथि होती है उसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों को बताया गया। जब ऐसे यज्ञोपवीत को जिस जातक निर्धारण करता है कि जो कि जन्मना जयते सूत्र कर्मना दर्जित उच्यते, तो जब ब्राह्मणों के अंतर्गत जो परजन्यो अरेखातु भाधावत्यो न ओखाधाजा पत्यन्तांजो गक्षेमो ना कल्पताम्मा विश्वानीले वासाविता। त्रिपाठी डॉक्टर रत्ना जी तैयार है। मैडम चलता है। हीरालाल जी चौधरी श्री राजेंद्र मीरा जोशी जी, मैडम मीरा जोशी। डॉक्टर विष्णु कुमार प्रभाजी कुमार 175 174 श्री राकेश कुमार जी जोशी 172 लोकेश जी गुर्जर
171 श्यामलाल जी अमेठा, 170 पंडित सुनील कुमार जी त्रिपाठी, 167 रवि कुमार जी सोनी, 167 रवि कुमार जी, 164 दुर्गालाल जी लड्डा, 160 मदन मोहन जी व्यास, 1 हाँ है ये है। भाई रामेश्वर लाल जी सुभाष, वन 43 यशवंत जी पंड्या, राकेश कुमार जी जोशी 135, राकेश कुमार जी जोशी 135, सुनील जी मणिया 124, संजय जी रावल 122, संजय जी रावल, भुवनेश कुमार जी पंड्या 115, सुरेश चंद्र जी व्यास जी वैष्णव, पुष्कर 106 मोहम्मद मेदारिया, नरेश जी मेदारिया, मोहम्मद जी मेदारिया, 105 नरेश जी मेदारिया, नरेश जी मेदारिया, 101 किसान जी चौबीसा, 102